गुड मॉर्निंग 9th क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी। कल हमने ये पढ़ा कि किसी भी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को, अगर एक मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है और सेकंड कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, तो उस केस में हम कौन सी टेक्निक ऑफ सेपरेशन यूज़ करते हैं? इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। आज हम एक और टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या टेक्निक है, किस लिए यूज़ करते हैं या क्या है, पढ़ते हैं इसको। नाउ बच्चा, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध में से मलाई को कैसे अलग किया जाए। Nowadays we get full cream, toned and double toned variety of milk packed in polythene packs and tetra packs in the market। यही सब अवेलेबल है ना, फुल क्रीम, टोन्ड जिसमें आधा पानी होता है, डबल टोन्ड यानी थोड़ा ज़्यादा पानी होता है उसके अंदर। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। सबसे ज़्यादा फैट किसके अंदर होता है? फुल क्रीम में, फिर टोन्ड में और फिर डबल टोन्ड में, है ना। अब कैसे ये फ़ैट को अलग किया जाए, ये एक्टिविटी 2.5 हमें बता रही है। नाउ टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, ले लो। अब सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। यानी उसको हमें क्या करना है? चर्न करना है मिल्क को। ये मशीन अगर अवेलेबल नहीं होती तो घर में जैसे मम्मा करती है ना, मटती है उसको, वैसे कर सकते हो आप। इफ़ a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchens, जो हमारी मम्मा यूज़ करती हैं basically। If you have a milk dairy nearby, visit them and ask how they separate, ठीक है, और how they make cheese from the milk। वो बेसिकली सेपरेट कैसे करते हैं? उनके पास तो इतना सारा दूध होता है, वो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का ही यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जब वो क्रीम हो जाता है उसमें उसको क्या करते हैं, जो पनीर बनाने के लिए उस मिल्क को खट्टा कर देते हैं थोड़ा, है ना, और फिर उसको बांध के जब रख देते हैं तो वो पनीर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस एक्टिविटी को करते हुए हमें आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस को। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग अ मिल्क? क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या होगा? यस, वी विल ऑब्जर्व दैट मिल्क अलग हो जाएगा और क्रीम अलग हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। कैसे हुआ ये? चलो देखते हैं। समटाइम्स जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे इन लिक्विड, वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हमें फ़िल्टर पेपर से पास करने पर भी नज़र नहीं आते। यानी अगर आप एक ग्लास ले लो सपोज़, उसके ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर रख दिया। अब आप इसके अंदर से मिल्क ट्रांसफ़र करोगे ना, तो भी आप लोग को नज़र नहीं आएगा। क्या नज़र नहीं आएगा? इसके अंदर से जो मिल्क है उसमें जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन आपको तभी भी नज़र नहीं आएगा। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। सो सच मिक्सचर कैसे सेपरेट किया जाए, इनको आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इस मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। बेसिकली ये मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है? इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम, यानी वो नीचे रहे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाए, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? सबसे पहले तो हमने जिस एक्टिविटी के बारे में बात की, कौन सी एक्टिविटी? मिल्क और क्रीम को सेपरेट करने की, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ की जाती है, जो कि क्या करती है? क्रीम को, जो कि डेंसर पार्टिकल है, उसको बॉटम पे ही रहने देती है, और मिल्क सारा जो कि लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। अब और कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब यहाँ पर कैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट में कैसे हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का? क्योंकि ब्लड और यूरिन दोनों हमारा मैनी कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, है ना। अब ये सारे जब सेंट्रीफ्यूगेशन इनका होता है तो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, तो आप इजीली उनको सेपरेट आउट करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
देन वी हैव यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ये हमने देखा अभी, यस ऐसा ही होता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, यानी हमारे जो ड्रायर होते हैं वॉशिंग मशीन में, ऐसे ही तो पानी निकलता है ना, वो स्पिन करते हैं, गोल 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 ऐसे घूमते हैं, यहाँ प्रेशर लगता है बीच में मिडल पोर्शन में, एक्सल जो होता है हमारा, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, बोलो, यस जो भी उसका डेंसर पार्टिकल होते हैं, यानी हमारी जो क्लोथ्स होते हैं वो नीचे बॉटम में ही रह जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल जो होता है वो रिमूव आउट हो जाता है, यानी पानी वाटर उसके अंदर से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब कोई भी मिक्सचर जिसके अंदर क्या जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि उसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक हम यूज़ नहीं कर सकते, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेंसर पार्टिकल्स तो नीचे ही रह जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट हमारा, और हम डेयरीज़ और अपने होम में जैसे बटर और क्रीम को सेपरेट करते हैं वो, और लास्ट हमारा वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ी अभी, कौन सी, फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। अब थर्ड में ये हमें क्या कह रहा है, that how can we separate a mixture of two immiscible liquids। immiscible is जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, वो बहुत कॉमन लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, वो है वाटर एंड ऑयल, सभी जानते हैं ये, है ना, बहुत कॉमन है ये। अब इन दोनों को मैं कैसे सेपरेट आउट करूँगी, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 2.6, let us try to separate what, kerosene oil from the water using a separating funnel। अब ये separating funnel क्या होती है दिखाती हूँ मैं अभी आपको। अब पहले इस separating funnel में मिक्सचर डाल दो, किसका, केरोसिन ऑयल का और वाटर का, और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दो ताकि दोनों सेपरेट लेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। देखो ये होती है सेपरेटिंग फनल। यहाँ पर नीचे एक स्टॉप कॉक होता है। ये स्टॉप कॉक क्यों होता है, ताकि ये जो लिक्विड है ये नीचे ना जाए, और अगर नीचे डालना हो तो इसको आप बाद में क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या डाल दी, इसमें केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाल दिया। अब थोड़ी देर के लिए जब हम इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो दोनों अपनी अपनी लेयर्स बना लेंगे, और फिर इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जब इस स्टॉप कॉक को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, जब आप इसको खोलोगे तो जैसे 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 ये पानी नीचे आता रहेगा, तो नीचे अगर मैं एक बीकर लगा लूँ तो ये पानी सारा इसमें स्टोर हो गया। अब जैसे ही ये लेयर जो है वो मेरी यहाँ तक आ जाए, उसी वक्त मुझे स्टॉप कॉक को क्लोज़ कर देना है। ठीक है, और उसी वक्त ध्यान से करें, नहीं तो फिर वापस से ऑयल आ जाएगा उस वाटर में। समझ में आया। तो जब भी दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उसको हम सेपरेटिंग फनल से क्या करते हैं, अलग करते हैं। नाउ ओपन द स्टॉप कॉक टू सेपरेटिंग फनल टू पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। और फिर जब आप देखो कि ऑयल जो है वो स्टॉप कॉक के उस पर रीच कर रहा है, बिल्कुल आ गया है, तो उस स्टॉप कॉक को क्लोज कर दो। समझ में आ गया। और हमें पता है वाटर बीइंग लाइटर देन द ऑयल, इसीलिए वो ऊपर ऑयल जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि ऑयल जो है वो क्या है, यस वेरी गुड, ओके। तो समझ में आ गया इमिसिबल सब्सटेंसेस का। सी, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जो अभी हमने किया, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, क्योंकि आयरन हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में तो मिलता है नहीं, वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मिक्सड होकर मिलता है, इसलिए उसके ओर में से जो मिक्सड अप होकर मिक्सड होता है बेसिकली, उसमें से खाली आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है। द लाइटर स्लैग इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। यानी हमें पता है आयरन जब हम हीट करते हैं तो वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, पिघल जाता है ना,
और ये जो स्लैग होता है, जितनी भी सारी गंदगी वगैरह होती है, ये क्या होती है, लाइटर होती है, इसलिए वो उसके ऊपर तैर रही होती है, तो हम उसको इजीली फिर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जिसकी डेंसिटी कम होगी क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट अभी हमने कितनी पढ़ ली, फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ लिया, सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पढ़ लिया, थर्ड हमने अभी कौन सा पढ़ा बताओ जल्दी, इस मेथड को जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बोलो जल्दी। जिसमें हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। अब फोर्थ में हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कैम्फर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या फॉलो करता है, ये सब्लिमेशन फॉलो करता है। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, यस ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेज नहीं आती इसकी, है ना। तो अब ऐसे सब्सटेंस को कैसे अलग किया जाए भैया जी, चलिए देखते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ sublimal volatile component from a non-sublimal impurity, the sublimation process is used. See, sublimal volatile component is, जो आपको मैंने volatile का मतलब बताया था, volatile क्या होता है, जब कोई भी थिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, अब जो आपका कैम्फर है वो तो इवेपोरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो ये सब्लिमल वोलेटाइल है और सब्लिमेशन फॉलो करता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाता है। वहीं पर ही नॉन सब्लिमल इम्प्योरिटी कौन सी है मेरी, सॉल्ट। क्यों, क्योंकि वो सब्लिमेशन फॉलो नहीं करता। क्या वो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, नहीं। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लिमाइन कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन एंड एंथ्रेसाइन। ये तीनों के तीनों मेरे क्या हैं, सब्लिमेशन फॉलो करने वाले केमिकल्स हैं। देखो अब इसे बेसिकली हम कैसे अलग करते हैं। ये है मेरी फ्लेम। अब इस पे मैंने क्या किया, एक फ़नल को उल्टा करके रख दिया, यानी इन्वर्टेड फ़नल ले ली। अब यहाँ पर इस चाइना डिश को मैंने उससे ढक दिया। अब इस चाइना डिश में क्या था, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, ये था मेरे पास। अब जब मैं इसको फ्लेम यानी हीट करूँगी तो हमें पता है एज कैम्फर जो है वो क्या है, ये सब्लिमेशन फॉलो करता है, तो ये कैम्फर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं इस फ़नल को कवर कर दूँ एक कॉटन प्लग से, एक कॉटन के टुकड़े से, तो क्या होगा, ये जितना भी सारा कैम्फर है वो जैसे ही यहाँ पर गैसियस फॉर्म में आएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जबकि ऊपर से उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो यहाँ साइड्स में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और बाकी चाइना डिश में मेरे पास क्या सेपरेट रह जाएगा, जैसे ही सारा कैम्फर ऊपर चला जाएगा तो सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो क्या जिसके अंदर एक सब्लिमेशन फॉलो करता हो और दूसरा सब्सटेंस सब्लिमेशन फॉलो नहीं करता, ऐसा मिक्सचर हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको, ताकि वो सब्लिमेशन जो फॉलो करता है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा सब्सटेंस आपके पास एज अ रेजिड्यू फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ओके। ये हमारी सब्लिमेशन टेक्निक थी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक। अब ये हमें क्या कहता है बेटा, इज़ द डाई इन द ब्लैक इंक इज़ अ सिंगल कलर। क्या अभी जब हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था कि हमारी जो इंक है वो मिक्सचर है डाई प्लस वाटर का, तो क्या ये जो डाई है ये एक सिंगल कलर से मिलकर बनी है, जो ब्लैक इंक में है या ब्लू इंक में है या किसी में भी है? नहीं। कैसे, चलो देखते हैं। 2.7 एक्टिविटी,
टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ले लिया आपने, ड्रॉ अ लाइन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। यानी ये फिल्टर पेपर है, इसका ये जो लोअर एज है इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक पेंसिल से मार्क लगा लो। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्युबल, दैट इज़ फॉर्म अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन की इंक ले लो जो कि पानी में डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, यहाँ पर वो मार्क लगा लो इस पॉइंट पे एट द सेंटर ऑफ द लाइन। लेट इट ड्राई, थोड़ा सूखने दो इसको। नाउ लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास और बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ वाटर so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in the figure this। चलो देख लेते हैं कैसे दे रखा है इन्होंने। सी, ये हमारा बीकर या टेस्ट ट्यूब है, ये स्पॉट ऑफ इंक वही 3 सेंटीमीटर वाला। अब हमने सिर्फ थोड़ा सा ही इसे वाटर में इमर्स किया, ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है बेसिकली। नाउ वॉच इट केयरफुली as the water rinse up on the filter paper, record your observation। यानी ये पेपर जिसको मैंने सिर्फ इतना पानी में डाला था और स्पॉट मेरा यहाँ पर है, अब धीरे धीरे करके हमें पेपर पता है एब्जॉर्ब करता है वाटर को, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये धीरे धीरे करके पूरा गीला हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसे हमें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी छोड़ना है। तो हम क्या देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है। सो वो ऑब्जर्वेशन में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, What do you observe? A filter paper as the water rinse on it। क्या देखोगे तुम उस फिल्टर पेपर पे कि वो जो स्पॉट है वो ब्लैक कलर का नहीं रहा, वो कितने कलर्स में चेंज हो गया, डिफरेंट कलर्स में चेंज हो गया धीरे धीरे करके। Do you obtain different colors on the filter paper strip? Yes। What according to you can be the reason for the rinse of the colored spot on the paper stripe? क्योंकि हमने वाटर सॉल्युबल ली थी और एज वी नो कि जो पेपर है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहा था उसे, इसीलिए वो जो स्पॉट था वो रिंस हो गया। ठीक है, अब द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट, है ना, होता है ना, बताया था फर्स्ट एक्टिविटी में। एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। एज द वाटर रिंस ऑन द फिल्टर पेपर, it takes along with it and in the dye particles। Usually the dye is a mixture of 2 or more colors और ये colors जो हैं component are more soluble in water and rinse faster and in this way the color get separated। और इसी जो method है as जो हमारा dye है वो 2 कलर से मिलकर बना होता है, उसका मिक्सचर होता है और उस इंक में डाई के साथ साथ वाटर एज सॉल्वेंट होता है ना, और वो फिल्टर पेपर अपने वाटर को अट्रैक्ट करता है, बेसिकली एब्जॉर्ब होने देता है। इसीलिए जो है क्या हुआ कि जो कंपोनेंट्स है वो इजीली सेपरेट हो गए। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमा इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो इसको ये नेम दिया गया है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि क्रोमो मीन्स कलर्स, तो इसीलिए हम क्रोमेटोग्राफी कब यूज़ करते हैं, जब हमें 2 कलर्स को क्या करना हो, सेपरेट करना हो, जो कि एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुए हों। ठीक है, Chromatography is a technique used for separating of those solute that dissolve in the same solvent, जो same solvent में dissolve हो। This is with the advancement in technology, new techniques of chromatography have been developed। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ बेटा कि क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई ना, हम क्रोमेटोग्राफी सिर्फ वाटर के साथ ही नहीं करने लग गए, ऑयल के साथ भी करने लग गए कि ऑयल में भी इसको डिज़ोल्व करके हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इनके बारे में आप वैसे हायर क्लासेस में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी था जिसके अंदर हमने क्या किया, सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुए डिफरेंट कलर्ड सॉल्यूट्स को सेपरेट किया। ठीक है, ओके।
अब इसका यूसेज जो है वो हम डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं कौन कौन से, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, है ना, इनको हम किससे, इनके पिगमेंट से अलग अलग करने के लिए करते हैं, यानी इनको लाइटर एंड डार्कर शेड्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि वो भी डिजॉल्वेबल होते हैं हमारे ब्लड में। ओके, नाउ हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। नाउ मिक्सेबल इज जो मिक्स हो जाते हैं, और इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, इमिक्सेबल, जो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर। अब जो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स, उन दोनों को कैसे करें। नाउ लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन एंड वाटर को, एसीटोन क्या होता है हमारा, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन मिलाया जाता है ना। नाउ टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिल्ड फ्लास्क फिटेड विद अ थर्मामीटर, जैसे कि आपको दे रखा है, और एक ऐसा अपैरेटस बना दो जो फिगर में दे रखा है। देखो ये हमारा ऐसा शो कर रखा है इन्होंने, सी ये है आपका डिस्टिल फ्लास्क, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने मिक्सचर डाल दिया एसीटोन और वाटर का, यहाँ पर इसको एक नॉब से कवर कर दिया और यहाँ थर्मामीटर डाल दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक वाटर कंडेंसर इसके अंदर फिट कर दिया। वाटर कंडेंसर क्यों, ये आप आगे अच्छे से समझ लेंगे, जिसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी आपको। और इसके नीचे एक बीकर रख दिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे हमने बना लिया। नाउ हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। अब इसको हीट करना है इस मिक्सचर को, और थर्मामीटर पे ध्यान से नज़र रखनी है। The acetone vaporize, condense in the condenser and can be collected from the condenser outlet. Water is left behind in the distilled flask. See मेरी बात ध्यान से सुनना। As हमें पता है कि जो हमारा एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से भी क्या होता है, कम होता है, यानी वो बहुत जल्दी से बॉईल हो जाता है। जब आप अपने हैंड पे भी उसको रखते हो तो वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपकी हैंड की हीट ही बहुत ज़्यादा होती है इवेपोरेशन के लिए। सो जब मैं इन दोनों को हीट करूँगी तो एसीटोन ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब जैसे ही वो वेपराइज हो जाएगा तो उसे यहाँ स्पेस मिल रही है इस ट्यूब में जाने के लिए। तो जैसे ही ये वेपर्स इस ट्यूब में जाएंगे ना, यहाँ पर क्या है, वाटर कंडेंसर है, दैट मीन्स कूलनेस मिलेगी उसको यहाँ पर। और अब जब गैस को कूलनेस मिलती है, यानी व्हेन वी कूल द गैस इट फॉर्म्स इनटू लिक्विड, राइट ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा एसीटोन का, दैट मीन्स ये एसीटोन मेरे पास आ गया। और इसमें डिस्टिल फ्लास्क में मेरे पास क्या रह जाएगा, जब सारा एसीटोन इसमें से रिमूव हो जाएगा तो वाटर, ठीक है। तो जब दो मिक्सेबल सब्सटेंसेस आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम इस डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। जब आप उसको हीट करेंगे आप ये देखेंगे कि इवेपोरेट हो रहा है क्या, एसीटोन। As what temperature does the thermometer reading become constant for some time? Around at 56 degrees Celsius. Why so 56 degrees Celsius? Because boiling point acetone का उतना होता है, कितना, 56 डिग्री सेल्सियस। और आपकी बॉडी का कितना होता है, जल्दी बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल यही होता है ना। सो अब ये जो एसीटोन है ये क्या हुआ बताओ, ये धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ वाई डू द टू कॉम्पोनेंट सेपरेट, क्यों हो गए, क्योंकि एक जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था और दूसरे का ज़्यादा था। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जल्दी इवेपोरेट हो गया और दूसरा मेरे उस डिस्टिल्ड फ्लास्क में रह गया। नाउ दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposing or have sufficient difference in their boiling
पॉइंट, दैट मीन्स कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते वो जब बॉयल हो जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, अदरवाइज़ कम डिफरेंस होगा तो जितनी देर में वो पहला वाला सब्सटेंस होगा उतनी देर में वो सेकेंड वाला भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference कितना 25 K से कम नहीं होना चाहिए, यानी K is Kelvin, 25 Kelvin से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। Now fractional distillation process is used for example for the separation of different gases from air। कौन कौन सी गैसेस होती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, सल्फर होती है और बाकी सारी जो गैसेस होती हैं उन सबको। और डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और जो हमें एक्सट्रैक्शन मिलती है, ठीक है, उसमें से भी बाकी सारी चीज़ें पेट्रोलियम में से निकालना है ना, तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ की जाती। द पैरेटस इज सिमिलर to what for a simple distillation, except what the fractional column is fitted in between the distillation flask and the condenser। सी क्या कह रहा है ये? इसका थोड़े बहुत सिमिलर ही होता है, बट यहाँ पर क्या होता है? फ्रैक्शनल कॉलम होता है ये पोर्शन, बाकी पूरा एज इट इज़ का एज इट इज़ अपैरेटस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी अब ये किस लिए होता है? अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, कांच के बीड्स होते हैं इसके अंदर। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जबकि हमें अगर 2 मिसिबल लिक्विड्स को करना है तो उसमें तो 2 ही है ना, एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक एज इट इज़ रेजिड्यूल फॉर्म में मेरे पास रह जाएगा, जैसे वाटर और एसीटोन में हमने देखा। सो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके अंदर जो फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है वो ये बेसिकली निश्चित कराता है या निश्चित करता है क्या, कि भाई ये जो है हमारा डिफरेंट कंपोनेंट्स, इन सबको परफेक्ट टाइम मिले, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके एक पर्टिकुलर टाइम मिले ताकि ये जल्दी से कूल हो जाए और कंडेंस हो जाए। समझ में आ गया?